स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में इस वीडियो में विद्युत रासायनिक श्रेणी एवं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसमें जो विभव लिए जाते हैं वो मानक विभव के रूप में लिया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि जब ऑक्सीकृत तथा अपचित अवस्थाएं एक सक्रियता पर हो तो जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तथा एक सेल में दो अर्धसेल अभिक्रिया होती है। एक अर्धसेल क्रिया में यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका जो विभव होता है वो ऑक्सीकरण विभव होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका विभव अपचयन विभव होता है। तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सापेक्ष विभिन्न तत्वों के जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जाते हैं उन्हें हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन स्केल पर लिए गए मानक विभवों को व्यवस्थित रूप में लिखकर एक श्रेणी बनाई गई है, जिसमें जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान सदैव अपचयन विभव के रूप में लिखे जाते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचयन विभव के मान उनके बढ़ते हुए मानों के आधार पर व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई जाती है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है जिसमें अपचयन विभव के मान बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की निम्न विशेषताएं हैं कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचयक होते हैं वे पदार्थ श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं, अर्थात जिनके लिए मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है वे अधिक प्रबल अपचायक होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, इससे ऊपर जो है ये प्रबल अपचायक हैं। एवं जो पदार्थ हाइड्रोजन से कम प्रबल अपचायक होते हैं वे हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं तथा उनके मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक होते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के अपचयन की क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर डिक्रीज होती है। अपचयन क्षमता क्या होगी? डिक्रीज होगी। तथा इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं में धन विद्युतीय लक्षण का मान भी घटता जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थों की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है तथा ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थों का ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है। तथा अतः जो प्रबल अपचायक है इसमें लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होगा तथा इस श्रेणी में फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसी प्रकार लिथियम उच्चतम धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है जबकि फ्लोरीन निम्नतम विद्युत गुण प्रदर्शित करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है या विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसकी क्या सार्थकता है। तो इसमें क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर विद्यमान तत्व अपने से नीचे स्थित सभी धातु आयनों को उनके विलयनों से विस्थापित करके उन्हें धातु के रूप में अवक्षेपित कर देते हैं। जैसे जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे। यदि हम जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक धातु क्या करेगी? कॉपर को अवक्षेपित कर देगी और खुद ZnSO4 बना लेती है। क्योंकि जिंक धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थित होती है, अतः उनके विलयनों से उन्हें विस्थापित करके धातु के रूप में अवक्षेपित कर देती है। इसी प्रकार यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दें यानी आयरन डाल दें तो लोहे की कील तांबे जैसी लाल हो जाती है और कॉपर सल्फेट का नीला विलयन हरे रंग का हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी कि कॉपर सल्फेट लोहे की कील आयरन, तो आयरन क्या करेगा? यहाँ कॉपर को विस्थापित कर देगा तो कॉपर प्लस FeSO4, तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का और फेरस सल्फेट का विलयन
हरे रंग का होता है। तथा इसी प्रकार अधातु तत्व जो श्रेणी में नीचे होगा वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपने से ऊपर विद्यमान अधातु तत्वों को उनके विलयनों से विस्थापित करता है। अतः ब्रोमीन आयोडीन को और क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन दोनों को विस्थापित कर देता है। जैसे यदि Br2 की रिएक्शन 2I- से कराई जाए तो यहाँ पे 2Br- प्लस I2 बनता है। यहाँ ब्रोमीन आयोडीन को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट है कि अम्लों में से धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होना। जिस तत्व का मानक विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है उस तत्व की तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रकृति अधिक होती है। इसी कारण जो सोडियम धातु है और मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है आदि तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्योंकि इनके लिए मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। परंतु जो कॉपर, Ag आदि धातुएं हैं या तत्व हैं वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। नेक्स्ट है किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। चूँकि हम जानते हैं कि किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल E0 बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड जब दोनों के विभव अपचयन विभव हों। तो जैसे एक गैल्वेनी सेल है जो कि जिंक और कॉपर से बना हुआ है, तो इसमें जिंक Zn2+ और कॉपर 2+ कॉपर, तो यहाँ से E0 सेल ज्ञात करेंगे तो वो 1.1 वोल्ट प्राप्त होता है। अतः इसका उपयोग करके हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करके किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना। हम जानते हैं कि कोई सेल बनता है और तो उस पर कोई अभिक्रिया तभी संभव होती है जब उस सेल का विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक हो। यदि ये रिएक्शन है तो इसके लिए E0 सेल का मान ऋणात्मक है, अतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। परंतु इस सेल के लिए E0 सेल का मान धनात्मक है तो ये क्रिया संपन्न होती है। अतः रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए सेल के विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक होना चाहिए। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के सार्थकता या अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल। तो सेल उसे कहते हैं वह विद्युत रासायनिक उपकरण होता है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। जैसे जल का विद्युत विश्लेषण, धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे सेल वे हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें हम गैल्वेनी सेल कहते हैं। ये जैसे इसके उदाहरण हैं शुष्क सेल या डेनियल सेल। यहाँ मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो गैल्वेनी सेल है उसमें एनोड को हम ऋणात्मक तथा कैथोड को हम धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं। गैल्वेनी सेल का एक सामान्य उदाहरण डेनियल सेल है जिसका प्रयोग हम सामान्यतः प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ये डेनियल सेल दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें जिंक तथा कॉपर की छड़ों को इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। यहाँ पे एक तो जिंक रोड का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे रहते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक पोरस पोर्ट सरंध्र पात्र है ये, इसके द्वारा पृथक किया जाता है। और जैसे ही जिंक तथा कॉपर के इलेक्ट्रोडों को एक वोल्टामीटर से जोड़कर बाह्य परिपथ बना देते हैं तो इसमें धारा प्रभावित होने लगती है तथा वोल्टामीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। इसकी क्या क्रियाविधि होती है? चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु व हाइड्रोजन का यह गुण होता है जब इन्हें इनके आयनों के विलयन में डुबोते हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं तथा इनमें साम्य स्थापित हो जाता है। अतः जो डेनियल सेल में जिंक व कॉपर धातु है, तो जिंक धातु जो Zn2+ आयनों के संपर्क में तथा कॉपर धातु कॉपर 2+ आयनों के संपर्क में आ जाती है। अब हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा कि जिंक की इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है। अतः जिंक इलेक्ट्रोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को हम बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, जिंक से प्रभावित होकर कॉपर की ओर आते हैं और धारा चूंकि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, अतः धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रभावित होने लगती है। अतः धारा प्रभावित होने पर इलेक्ट्रोडों पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर होगा जिंक Zn2+ T इलेक्ट्रॉन, अर्थात एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तथा कैथोड पर रिडक्शन होगा। अतः कॉपर 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और कॉपर बना लेते हैं। और जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया हैं, उन्हें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्धसेल अभिक्रिया कहते हैं। और संपूर्ण अभिक्रिया होगी जिंक प्लस कॉपर 2+ कन्वर्ट होगा Zn2+ कॉपर में। एनोड व कैथोड पर क्रमशः ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन होता है, परंतु जो सेल अभिक्रिया होती है वो रेडोक्स अभिक्रिया होती है। अतः गैल्वेनिक सेल में धारा की उत्पत्ति रेडोक्स अभिक्रिया के द्वारा होती है। अतः वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है या इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं, उसे हम एनोड कहते हैं। अतः डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है तथा वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन सेल में प्रवेश करते हैं, अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, उसे कैथोड कहते हैं। तथा डेनियल सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह व्यवहार करता है। और जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी वोल्टामीटर से जोड़ते हैं, तो वो वोल्टामीटर में विभवांतर शो होता है। यदि इस विभवांतर को खुले परिपथ में मापते हैं, अर्थात यदि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार ये गैल्वेनिक सेल, ये डेनियल सेल की क्रियाविधि थी, जिसके द्वारा गैल्वेनिक सेल में धारा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसका विवरण किया गया है। नेक्स्ट इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित सेल 298 केल्विन निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये सेल दिया हुआ है और इस सेल के लिए मानक विद्युत वाहक बल E0 बराबर 1.56 वोल्ट दिया गया है। पहले इस इलेक्ट्रोड के लिए इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं हो जाएंगी। चूंकि ये तो एनोडिक अभिक्रिया हो जाएगी, ये कैथोडिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो सबसे पहले जिंक तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, जो Ag+ आयन है वो T इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और 2Ag बना देते हैं। तो यहाँ जो सेल अभिक्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जिंक प्लस 2Ag+ कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ 2Ag में। क्योंकि जो हम सेल को प्रदर्शित करते हैं, इसमें बाई ओर के इलेक्ट्रोड को एनोड तथा दाई ओर के इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में लिखते हैं। तो ये तो एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो ये सेल अभिक्रिया हो गई। तो नंसर समीकरण से विद्युत वाहक बल निकालेंगे, तो E बराबर E0 माइनस 0.059 n log ये हो जाएगा Zn2+ यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सक्रियताएं। तो Zn2+ इंटू Ag, यहाँ 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू Ag का स्क्वायर अपॉन फिर रिएक्टेंट लेंगे तो Azn इंटू Ag+, यहाँ 2 है तो इसका स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इसको लिखा है। चूंकि इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो सेल में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2। चूंकि जिंक Azn और Ag का मान इकाई होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ठोस अवस्था में सक्रियता 1 होती है, तथा यहाँ दिया हुआ है कि Zn2+ आयन की सक्रियता 0.01 है तथा Ag+ आयन की सक्रियता A बराबर 1 है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तथा E0 बराबर 1.56 वोल्ट दिया है। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर
हमें ई का मान प्राप्त होगा। तो ई बराबर ई नोट बराबर 1.56 इंटू जी माइनस 0.0591 बटा 2 लोग 0.01 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको पुट करने पर हमें ये प्राप्त होगा। चूँकि लोग 10 माइनस 2 होता है माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ से 2 से कट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ ई बराबर 1.56 इन प्लस 0.0591, तो यहाँ ई बराबर 1.6191 वोल्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार नंसर समीकरण का उपयोग करके हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं।